हाँ, चंपारण का क्योंकि नाम नाम चंपा अरण्य पड़ा था। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कत हो रहा था नील की खेती को लेकर के। राजकुमार शुक्ला जी किस तरीके से गए थे। पहले भी वो कांग्रेस में, गांधी जी से पहले थे, पहले से ही कांग्रेस में थे। कांग्रेस के कई सारे लीडरों से उन्होंने मिलने का प्रयास भी किया था कि आइए हमारे यहाँ जो है कि चंपारण में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ किसानों का शोषण हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि राजकुमार शुक्ला जी जो एक अनपढ़ किसान थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो रामनगर के राजा जी के जमीन पे के ऊपर पहले खेती किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये नीलाहे आ गए और वो कंपनी के जमींदारों के ऊपर जमीन चले गई, जमीन फिर कंपनी वाले मकान यूरोपियन मकान मालिकों ने ले लिया। तो वो जब खेती करने लगे तो उनको जो है कि टैक्स देने के लिए कहा। जब उन्होंने टैक्स देने के लिए देने से मना किया और नील की खेती करने से मना किया, तो उनको कोड़ों से पीटा गया था। उस किसान को जब कोड़े से पीटा गया, उनके मतलब शरीर की चमड़ी छिल गई थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब जो है कि इन गोरे अंग्रेजों का हम बदला लेंगे, चाहे वो जिनसे मिलना पड़े। और वो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, इस बात को आप जानिए। वो लिखवाने के लिए एक पत्रकार बंधु को गए कि मेरे हमको चिट्ठी लिख के दीजिए, हम बड़े बड़े नेताओं से जाके मिलेंगे। ठीक है। तो गांधी जी ने उनके बारे में एक बहुत मार्मिक लाइन कही थी, कि देखिए उन्होंने कहा था कि उस अनपढ़ एवं निश्चयवादी किसान ने मुझे जीत लिया और मुझे चंपारण आना पड़ा। किस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी, कैसे गांधी जी से बार बार वो मिलते थे, गांधी जी मना कर देते थे। पहले जो वहां के लोगों से मिलते थे, जो बड़े नेताओं से मिलते थे, वो किस तरीके से उनको टरका देते थे कि भाई अभी आजादी की बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, इन छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इन सारे चीजों को जो है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और इसमें जो पीडीएफ में लिखा हुआ, ये पीडीएफ जो भी पेड स्टूडेंट है उसको मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चंपारण में क्या समस्याएं थी, किस तरीके से समस्याएं होती थी, देखते हैं। हम्म। तो आप लोगों को पता ही है कि चंपारण था 3/20, यानी कि 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि 1 बीघा में जो है कि 20 कट्ठा होता है। ठीक है। 20 कट्ठा होता है, तो इस तरीके से इसको अगर हम बांट लें, मान लीजिए 20 है, ऐसे बनेगा वो 20, तो 5 4 5 के 20 ऐसे करके बनेगा। तो उसमें से यही 3 कट्ठा, 66वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन भी है कि कितने कट्ठे पे खेती किया जाता था। तो 3 कट्ठे पे जो है कि खेती करना रहता था। तो मान लीजिए कि इस 3 कट्ठे पे उसको खेती नील का करना रहता था। आप लोगों ने बताया ही कि नील की जड़ें बहुत गहरी गहराई तक जाती थी, जो कि पानी और अन्य खाद्य पदार्थों को जो होता था वो शोषण कर लेता था। अब शोषण करने के बाद जो है कि वो जमीन पूरी तरीके से बंजर हो जाती थी। जब आप पढ़ेंगे चंपारण की डायरी और राजकुमार शुक्ला जी की डायरी को पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि वहां के किसानों का कितना शोषण होता था, कितना अत्याचार होता था उनके ऊपर। जो खेत तैयार की जाती थी, सबसे पहले तो दो बातें होती थी कि जो खेत था, मान लीजिए कि इस साल आपने इस खेत जमीन के इस हिस्से पे नील उगा लिया, तो वो जो है कि खेत बंजर हो जाएगा। तो वो 3 कट्ठा बंजर हो जाता था, 20 में से 3 कट्ठा खत्म। अब वो बंजर हो गया, मतलब उस पर कुछ नहीं उगने वाला है। फिर क्या होता था, फिर निलाहे अगले साल ये तय करते थे कि भाई साहब आपने इस 3 कट्ठे पे इस साल तो उगा लिया है, तो अगले साल जो है कि आपको इस वाले 3 कट्ठे के ऊपर नील की खेती करनी है। मतलब कि ये जमीन बंजर हुई पिछले साल, अगले साल ये जमीन होगी बंजर। अब मान लीजिए एक किसान के पास 1 बीघा या 2 बीघा जमीन ही है, तो 4 5 6 साल के बाद तो उसकी पूरी की पूरी जमीन को वो बंजर करवा देंगे। इस तरीके की समस्या आई थी। समस्या और क्या थी वो देखिए। जो किसान मेहनत मजदूरी करके खेती करते थे, नील का खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। एक तो नील की खेती जो है कि वो जमीन को बंजर बना देती थी। उसकी नील की जड़ें बहुत गहराई तक जाती थी, ये बात आप जानते हैं। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब चंपारण डायरी वगैरह आप लोग पढ़ेंगे उनका, तो वो उसके डेप्थ में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि जो मिट्टी तैयार करनी होती थी खेत की, उस खेत की मिट्टी को नील की खेती के लिए तैयार करने के लिए मिट्टी को इतना ज्यादा भुरभुरा बनाना होता था, इतना ज्यादा भुरभुरा बनाना होता था कि जो किसान जमींदार के, जो नीलाहों के जो जमींदार के लोग हुआ करते थे, यूरोपियन बगान मालिक, वो एक घड़ा में पानी भरते थे और वो पानी भरा हुआ घड़ा उस मिट्टी पर ऐसे करके गिराते थे। मिट्टी पे गिराने के बाद अगर वो घड़ा फूट गया, इसका मतलब ये है कि मिट्टी अभी मुलायम नहीं हुई है, भुरभुरी नहीं हुई है, अभी आपका खेत नील बोने के लिए तैयार नहीं है, और अपना खून पसीना लगा करके अभी खेत को और जोतिए अपने हल बैल से। इस लेवल का अत्याचार होता था चंपारण में। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये कितनी मार्मिक दृश्य है। और वो नहीं करते थे तो कोड़ों से पिटाई होती थी, एक कोड़े का अगर मार लग जाए तो आपकी चमड़ी छिल जाएंगी। इतना टफ था खेती करना चंपारण, इसलिए नील का विरोध इतना ज्यादा हुआ। आपको पता होगा कि नील विद्रोह भी हुआ था। वो 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हो गया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास साहब ने वहां पे भी किया था। तो यही कारण, ये ओरिजिनल कारण ये था
इतनी जो ज्यादा जो है कि दुर्दशाएं होती थी, शोषण तो हर जगह हो रहा था, लेकिन यही किसान क्यों मतलब कि सनक गए? इस किसान को सनकने का कारण, इस किसान को विरोध करने का कारण ये था। तो आपको पता है कि फिर गांधी जी से बात हुई थी, तो कैसे कैसे चलती है बातें वो देख लेते हैं। इसमें से लिखा हुआ है कि 1907 में जो है कि वो लोग बार बार विरोध करते थे वहां पे। ऐसा नहीं है कि चंपारण कोई पहला आंदोलन वहां पे हुआ था, इससे पहले भी कई सारे आंदोलन हुए थे। तो 1907 में भी एक छोटा सा आंदोलन हुआ था। छोटे छोटे किसानों ने मिलकर जिलाधीश को अर्जी दी थी कि आप लोग जो है कि इस नील की खेती को क्या कहते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्स लगाए गए, हम नील की खेती नहीं करना चाहते। तो जिलाधीश ने क्या किया था, जो डीएम था वहां का, तिरूर डिवीजन हुआ करता था, तो वहां के डीएम ने कुछ छोटे मोटे करों से उनको राहत दिया भी था 1907 में। लेकिन एक कर से अगर राहत दे देता था, जैसा कि वो अभी आरती बता रही थी कि कई सारे कर थे, तो दूसरे कर जो है कि वसूले जाते थे। मैंने बताया ना कि कारखाना भी एक आना वसूलता था। जब इस टैक्स से माफी मिली तो निराहों ने किसानों के ऊपर सिंचाई कर लगा दिया। मतलब एक कर से अगर आपने कानून की लड़ाई लड़के मुक्ति ले भी ली तो दूसरे कर आपके ऊपर थोप दिया जाता था। इस तरीके के राज चल रहे थे। 1914 में जाके ये सिंचाई कर फिर वसूलना बंद किया था। फिर जाके जब अर्जी लगाई गई कि ये भी कर अन्यायपूर्ण है, तब 1914 में सिंचाई कर उनके ऊपर जो लगाया गया था उनको वसूलने से मना किया गया। तब वो जाके उस कर से मुक्ति मिली थी उनको। उसके बाद राजकुमार शुक्ला जी ने कहा कि ये छोटे मोटे आंदोलन से तो बात बनने से रही, बात बनती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं से जाके मिलने का प्रयास किया। वो कांग्रेस में थे पहले से ही, लेकिन वो नहीं मानते थे उनकी बात। वो कहते थे कभी आजादी की बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, इन छोटी छोटी बातों के लिए हमें जो है कि समय नहीं है, और हम जो है कि इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना चाहते हैं। आप अपने स्तर से देखिए। कोई बात सुनते नहीं थे। लेकिन जब वो 1916 में मोहनदास करमचंद गांधी से मिले, यहाँ देखिए मोहनदास करमचंद गांधी लिखा हुआ है, क्यों? महात्मा गांधी नहीं लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी, बताइए। उस समय सर उसका इसीलिए। बिल्कुल, उनको उस समय महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी, इसलिए वो मिले थे किनसे? मोहनदास करमचंद गांधी से। उनका पूरा नाम यही था। महात्मा गांधी की उपाधि कब मिली थी उनको? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1916 में ये मोहनदास जी से मिले थे। उसके बाद जो है कि 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वही बापू धाम वाले स्टेशन पे उतरे थे। जो लोग वहां के होंगे पता है, दोपहर के 3 बज रहे थे। स्टेशन पे भयंकर भीड़ मची हुई थी। ये पढ़ रहे थे तो उसी किताब में ये सब लिखा हुआ था, तो सोचे लिख ही लेते हैं। ये डेट पूछ लेता, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर, ये देखिए वो डिवीजन जो है कि वहाँ त्रिभुज था, और चंपारण ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण नहीं था बटा हुआ, ये बाद में बंटवारा हुआ है। पूरा का पूरा चंपारण ही चंपारण था। तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर मार होर्ड ने गांधी जी को तत्काल वहां से जाने का आदेश दिया। अब जहाँ इसका नाम रखेंगे, तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर का क्या नाम था? मारहोड था। ये पीटी में पूछा जा सकता है। फिर जो है कि वो उन्होंने जाने से मना किया। जब जाने से मना किया गया तो फिर धारा 144 लागू की गई कि जो है कि नहीं, इस तरीके से आप नहीं घूम सकते हैं। तो जब धारा 144 लगाई गई तो गांधी जी सोचे कि अगर गिरफ्तारी होनी भी है ना तो यहीं पे हो, ऐसा नहीं कि मेरी गिरफ्तारी कहीं मुजफ्फरपुर वगैरह में जाके हो। ये उनको अंदेशा था कि गिरफ्तारी होनी है। तो फिर जो है कि एसडीओ जॉर्ज चंद्र, ये नाम याद रखेंगे, वो उस समय एसडीएम थे वहां के। एसडीओ एसडीएम एक ही होता है बिहार में, ठीक है। तो एसडीओ जॉर्ज चंद्र के कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। आप समझ रहे हैं कि आप लोग बीपीएससी से बनेंगे जाके एसडीएम, और आपके कोर्ट में गांधी जी। तो इस लेवल के नेताजी लोग आएंगे आपके कोर्ट में। एसडीओ कोर्ट चलाता है, ये पता है ना आप लोगों को? जानते हैं एसडीओ कोर्ट भी चलाता है। जी सर। ऐसा पावर सेमी क्वासी जुडिशियल पावर रहता है, वो कोर्ट भी चलाता है, और सिंपल सिंपल जो है कि लॉ एंड ऑर्डर की चीजों को भी देखता है और अन्य प्रशासनिक चीजों को भी देखता है। तो वही एसडीओ का नाम है जॉर्ज चंद्र, जिनके कोर्ट में ये मुकदमा चलाया गया था। हुआ क्या, उसी कोर्ट में उसी टाइम पे 2000 से ज्यादा लोग जो है कि कोर्ट पहुंच गए। गांधी जी के ऊपर जब मुकदमा किया गया और लगा कि ये हमारे नेता हैं, एक ही मसीहा हैं, कोई तो मेरी बात सुनती नहीं थे, इन्होंने बात सुनी है तो इनको भी अंग्रेज गिरफ्तार करेंगे, इनकी गिरफ्तारी हम नहीं होने देंगे। फिर जो है कि उसके ऊपर मुकदमा लगाया गया। रिहाई के बदले जमानत देने से भी महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। महात्मा गांधी जी को ये कहा गया था अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, आप चंपारण छोड़ दीजिए। छोड़ने के बजाय महात्मा गांधी जी हाथी पर घूम रहे थे वहां पे। अब उस मतलब कि बूढ़े का देखिए हिम्मत। उसमें तो बूढ़े नहीं थे गांधी जी, और उसमें कोट पैंट पहनते थे। यहाँ आने के बाद ही फिर वो धोती वोती में चले गए थे, यार किसान ही इतना गरीब है तो हम कोट पैंट पहन के कहाँ घूमने वाले।
तो रिहाई के बाद जमानत देने का उनसे बोला गया था कि रिहाई के बदले जमानत के लिए जो है कि आप दे दीजिए, वो मुचलका भर दीजिए, आपको रिहाई मिल जाएगा। उन्होंने उनसे मना किया। उनसे उसके बाद रिक्वेस्ट किया गया कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए। वो छोड़ के जाने से भी उन्होंने मना कर दिया। फिर जब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ये बात आसान नहीं है, गांधी जी के पीछे बहुत लोग हैं, तो फिर वो अंग्रेज अधिकारी हरकत में आए। हरकत में आने के बाद जो है कि एक कमेटी के गठन की गई थी, जिसके अध्यक्ष जे.एस. सलाई थे, जो कि पहले मध्य प्रदेश में सिंचाई विभाग के कमिश्नर हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई थी। तो कमेटी बैठाने के बाद क्या हुआ, उसको देखते हैं। देखिए, गांधी जी कमेटी के उस कमेटी के सदस्य भी थे, नरहरि पारिक थे, जेबी कृपलानी साहब थे, कई सारे लोग थे। वो जेबी जे.एस. सलाई थे, उनके अध्यक्ष थे, बहुत सारे लोग उस कमेटी में थे। तो गांधी जी ने लगभग 8,000 काश्तकारों के बयान दर्ज किया। आप समझ सकते हैं, 8,000 अनपढ़ किसानों का बयान दर्ज करना, पेशेंटली उनको सुनना। उसके बाद यूरोपीय प्लांटर्स और फैक्ट्री प्रबंधकों से भी संवाद किया। जो यूरोप के प्लांटर्स थे और जो फैक्ट्री के मैनेजर्स थे, उनसे भी संवाद किया। उनसे संवाद करने के बाद उनको ये समझाने में गांधी जी सफल हुए कि आप जो इस तरीके का टैक्स ले रहे हैं इन लोगों से और जो नील की खेती करा रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। तो गांधी जी ने आगे चल के लिखा भी है कि गांधी जी ने बताया था कि अंग्रेज अधिकारी ने खुद अपने अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ ही उन्होंने फैसला भी सुनाया। ये गांधी जी की डायरी में लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे उनके डायरी को तो ये पता चलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद जो है कि वही 25% वाला मसला आएगा कि 25% जो है कि उनको लौटाने के लिए कहा गया। तो कौन सा 25% था? मैंने कल भी आपको समझा ही दिया था। ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 25% पैसा लौटाने के लिए कहा गया था। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, कल समझाए थे, रिपीट करने से फायदा नहीं। किन्हीं को अगर नहीं समझ में आता 25% कौन सा पैसा था है तो बोले, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है, कल रिपीट कर देते हैं। कल हम बताए थे। देखिए हुआ क्या था। अभी आरती कौन सा कर बता रही थी आप? ये क्या नाम था जो लौटा देते थे? इसका भूल गए हैं। जो खेती नहीं करना चाहता था उसके उसके बदले भी कर ले लेते थे ना। नाम क्या था उसका? तवान। तवान कर था। एक कर था तवान। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है ये तवान टैक्स क्या है, इसको समझा देते हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये आपकी नील की खेती है। आपका ये जमीन है। जमीन के इस हिस्से में आपने खेती करने का अनुबंध किया हुआ है नीलाओं से। नीलाओं से जब अनुबंध किया हुआ है तो हुआ क्या था उसमें, क्या कहते हैं, चंपारण के जिले में करीबन करीबन कितनी फैक्ट्री थी? 70 कारखाने चलते थे नील के। चंपारण जिले में 70 कारखाने चलते थे। मान लो ये चंपारण का जिला है, इस तरीके से जो है कि 2-3 किलोमीटर पे जो है कि एक-एक कारखाना आपको इस तरीके से मिल जाएगा और हर कारखाने का एक क्षेत्र बटा हुआ था कि इस क्षेत्र के किसानों का नील हम लेंगे, ये कारखाना मालिक इस क्षेत्र के किसानों का नील हम लेंगे, यहाँ के कारखानों का नील हम लेंगे। हालात ये था कि बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी अपना सरकारी नौकरी छोड़ के पैसे जुटा करके कर्ज लेकर के वो कारखाना खोलते थे। सोच लो कितना प्रॉफिटेबल ये धंधा हुआ करता था कि एक कारखाना मैंने खोला तो इस तरीके से जो है कि इसके आसपास के सारे किसानों का नील हम लेंगे और नील के बदले भी अगर कोई फसल उगाएगा तो वो फसल भी हम भी खरीदेंगे, दाम हम ही तय करेंगे और जितना कम से कम भाव में हो सकेगा उतना लेंगे। ठीक है, तो ये तवान टैक्स क्या था इसको समझते हैं। ये आप अभी के जीवन में भी कल्पना नहीं को सोच कर सकते हैं कि चंपारण जिले में कोई 75 फैक्ट्री होगा, हर 2-3 किलोमीटर के ऊपर कोई फैक्ट्री होगा। अगर इस तरीके से लग जाए तो बिहार की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ठीक है, तवान टैक्स पे आते हैं। तवान टैक्स क्या था कि आपने अनुबंध कर लिया है, आपके जबरदस्ती अनुबंध करवाया गया है आपको कि हम जो है कि नील की खेती करें। आपको नील की खेती इसके ऊपर, इस जमीन के ऊपर 20 के ऊपर जो है कि 3/20 कट्ठा में करना पड़ेगा। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जर्मनी में जो है कि डाई का आविष्कार हो गया था, जो कि केमिकल रंजक होता था। डाई का आविष्कार होने के बाद ये तय किया गया कि अब जो है कि नील का डिमांड घट गया था मार्केट में। नील को सब कोई चाहता था कि क्यों नील को, इस नील को लिया जाए जो केमिकली नील है, उसी को जो बनता है रासायनिक तरीके से नील, जो डाई था उसी का यूज किया जाता था कर कारखाने में कपड़ों को रंगाने के लिए और भी कामों के लिए। तो इसका क्या हुआ, दाम घट गया। अब नीलाओं की फैक्ट्री भी जो है कि घाटे में जाने लगी थी। तो अब वो क्या चाहते थे कि किसानों के साथ अनुबंध है कि नील की खेती करनी होगी। तो अब किसान चाहते थे कि हम नील का खेती छोड़ दें, तो वो तो पहले से भी चाह रहे थे। तो इस चीज का गलत फायदा उठा करके अब देखो यहाँ पे कि जो अंग्रेजी मिल मालिक है उसको भी नील की जरूरत नहीं है क्योंकि नील का डिमांड नहीं है मार्केट में। लेकिन ये खेती छोड़ना चाह रहा है किसान, जबरदस्ती इसके ऊपर एक तवान टैक्स लगाया गया था कि अगर तुम खेती छोड़ना चाह रहे हो तो तुमको तवान टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके तुम खेती छोड़ सकते हो। ठीक है, जब गांधी जी को ने कमेटी बनाया, जे.एस. सलाई की अध्यक्षता में जब कमेटी बनाई गई थी,
कमेटी में मान लो कि 100 रुपये वसूले गए थे एक किसान से तवान टैक्स के रूप में कि हम अब आपके लिए नील का खेती नहीं करेंगे, हम अपना जनरल खेती करेंगे। तो इस 100 रुपये में से उस अंग्रेज अधिकारी ने मात्र 25 रुपये लौटाने की बात कही, जबकि ये तो सबसे पहले तो ये बात ही गलत थी। 100 रुपये तो वसूले ही नहीं जाने चाहिए थे। किस बेसिस पे आप 100 रुपये वसूल रहे हो? भाई नील का आपको डिमांड नहीं, हम खेती छोड़ना ही चाह रहे हैं। मेरी इस मजबूरी का फायदा, जो कि एक गलत तरीके का अनुबंध है, उसके ऊपर आप तमाम टैक्स लगा ले रहे हो। तो देखो, इससे जीत नहीं हुई थी किसानों की, मतलब पूरी तरीके से जीत तो नहीं होती। 100 रुपए के 100 रुपए लौट रहे जाने चाहिए था ना। लेकिन कहा जाता है कि किसानों की वहां पे नैतिक जीत हुई थी। तो obvious सी बात है कि नैतिक जीत मानी ही जाएगी इस तरीके की जीत को, ठीक है। तो यही तवान टैक्स था, यही 25% लौटाने का बात हुआ था और कोई पैसा दूसरा नहीं लौटा गया था किसानों को, ठीक है। समझ में आया तवान टैक्स? बोलिए। आलोचना में लिखे जाते हैं सर इस पॉइंट ठीक को। है, पूरे पैसे वापस नहीं लिए, 25% ले लिए। 25% भी ले लिए थे ना, यही आप मॉरल जीत को समझिए। ऐसे मिलने वाले भी नहीं थे, वो पैसे खा चुके थे, हजम कर चुके थे, वो 25% लौटा के दे रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं होती है। आलोचना तो ठीक है, आलोचना में लिखना चाहिए, पॉइंट है लिखने के लिए, ठीक है। तो आते हैं, देखिए क्या हुआ था कि नील की किसानों के साथ और क्या समस्याएं थी कि जमीन के किस हिस्से पे नील की खेती होगी वो तय करते थे। जो जमीन के जमादार होते थे, उनका नाम जमादार हुआ करता था, वही जमादार तय करते थे कि आपको नील की खेती किस हिस्से पे करनी है। फसल की कीमत बहुत कम होती थी, प्रति बीघा 19 रुपये निर्धारित किए जाते थे, लेकिन भुगतान उससे भी कम मिलता था। दूसरी बात कि अगर फसल का मुआवजा जो होता है ना, फसल बीमा, मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर आपका फसल मतलब कि बाढ़ में बह गया या दह गया या सुखाड़ हो गया तो कोई व्यवस्था नहीं थी। जो दाम किसानों को दिया जाता था अन्य फसलों का भी, वही उनको लेना पड़ता था, ठीक है। जो दाम किसानों को मिलता था वही उनको लेना पड़ता था। यहाँ तक तो बात मतलब शोषण की थी, हद तो तब हो जाती थी जब नील की प्रोसेसिंग होती थी उन अंग्रेज फैक्ट्रियों में, उसमें भी मजदूरी करनी पड़ती थी इन किसानों को। आप सोच रहे हो कि एक तो आप खेती कितना मुश्किल से खेत करवा रहे हो। मैंने बताया ना कि वो घड़ा गिरा करके टेस्ट चेक किया जाता था मिट्टी को, उसके बाद वो मजदूर बेचारे, किसान बेचारे क्या करें, उसका तो शोषण होता, तो खून चूस लिया जाता था कि नील की प्रोसेसिंग हो रही है, वहां भी आपको मजदूरी करनी है। अब वहां मजदूरी जो मिलती थी, मजदूरी बहुत कम मिलती थी, काम बहुत ज्यादा करवाना पड़ता था। प्रशासन रह रह के तरह तरह के टैक्स इम्पोज कर देते थे। प्रशासन मतलब क्या? प्रशासन मतलब यही नील के बगान मालिक, ये वाला देख रहे हो ना, मेरा नील का फैक्ट्री है, पूरा आसपास का खेत मेरा हुआ, और अब जो है कि मतलब कि पूरे आसपास के किसानों से अनुबंध हम करेंगे, और अब जो है कि आप लोग यहाँ पे खेती कीजिए, और जैसा जब मन होगा वैसा टैक्स लगाएंगे। एक बार तो एक नीलाहे को घाव हो गया था, घाव को छुटाने के लिए भी एक टैक्स लगा दिया था कि पैसा आएगा मेरे पास और जो है कि हम इससे इलाज करवाएंगे। मतलब ये नील बगान वाले का ये शोषण का स्तर था। आप सोच सकते हैं, जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों को और पैसे की जरूरत हो रही। जब अंग्रेजों को और पैसों की जरूरत पड़ी तो लिहाजा टैक्स का दबाव किसानों के ऊपर और पड़ता था। मतलब ये क्या है ना, आप सोच के देखिए ना कि जब मोदी जी का मन करे तब तो 2 टैक्स लगा दे आपके ऊपर। अडानी जी का मतलब कि बेटी का शादी चल रहा है या बेटा का शादी चल रहा है तो 1 टैक्स, अडानी जी को श्रीलंका में 2 ठो पोर्ट खरीदना है तो 2 टैक्स अलग से लगा दो, या फिर अडानी जी को दे दो कि इस जगह जो है कि आप पेप्सी को क्या कहते हैं, आलू का बढ़िया वाला चिप्स का फैक्ट्री लगाइए, आसपास के किसान आपके हुए, अब आप जितना मर्जी उससे शोषण करना है कर लीजिए। यही तो चल रहा था उस समय। तो इस तरीके के जो शोषण होते थे मैंने बताया ही। यहाँ देख रहे हैं, मैंने सिंचाई कर के बारे में भी जिक्र किया, तो इसके ही खिलाफ महात्मा गांधी वहां गए। महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं वहां पे ये चंपारण के किसानों को ही इन बातों से मुक्ति नहीं दिलाई। मुक्ति में फैसला यही हुआ था 25% लौटा दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे नीलाहे जो है कि वहां से हटने लगे, क्योंकि नील की खेती ही क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रह गया था। गांधी जी सिर्फ यहीं पे नहीं रुके। गांधी जी ने देखा कि गांव के गांव बिल्कुल ही स्वच्छ नहीं है, बिल्कुल ही साफ नहीं है, तो गांधी जी ने वहां पे स्वच्छता के लिए भी आंदोलन चलाया था उस जमाने में। आज नहीं, उस जमाने की बात है। दूसरी बात कि उनकी पत्नी कस्तूरबा भी उनके साथ चंपारण गई थी। कस्तूरबा ने वहां पे जो है कि 1-2 महिला बालिका विद्यालय का भी उद्घाटन किया था। गांधी आश्रम जो भिथियरमा में है, वहीं पे गांधी जी रुके हुए थे, ठीक है। और उसके अलावे वहां के किसानों को अंग्रेजों से निडर बनाने के लिए कई सारे रात में संगोष्ठी कार्यक्रम वगैरह भी इस तरीके के आयोजित किए जाते थे।
ठीक है, तो ये चंपारण आंदोलन का लगभग डिटेल मैंने बता दिया है। राजकुमार शुक्ला जी के बारे में जान लेते हैं, उनकी जन्म कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, थोड़ा सा जान लीजिए, हो सकता है पूछ ले। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के सूत्रधार जी जो है कि राजकुमार शुक्ला जी हैं। राजकुमार शुक्ला जी का जन्म 23 अगस्त 1875 को हुआ था और वो 20 मई 1929 तक का उनका निधन हुआ था। तो 1875 से 1929 तक ये मतलब कि थे हमारे बीच में, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला जी की डायरी है और इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको ट्रांसलेटेड भाषा में है, वो कैथी में लिखा गया है, अभी तो ट्रांसलेटेड भाषा में मिल जाएगा। तो वो जो है कि आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आजकल बीपीएससी में पूछने का ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है। नील के पौधे के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, नील का पौधा कैसा क्या होता था, ये भी जान लीजिए, इंटरव्यू में पूछ लिया। चलिए, एक करंट अफेयर का था, वो मैंने भेजा था, उसको देख लेते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है, पूछ लीजिए, पहले देख लेते हैं, कोई डाउट रहा उसके बाद क्या हुआ। तो चंपारण आंदोलन के साथ साथ जो है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी के आंदोलन को जोड़ के कैसे क्वेश्चन लिखना है, उसके लिए एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं दे दूंगा। और उसके बाद स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो उसका डिस्कशन नहीं हुआ है, उसको और चंपारण को साथ साथ कल जो है कि हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आज करंट अफेयर का बहुत सारा टॉपिक तो बताया ही गया है। एक करंट अफेयर आपको लिख के मिल गया है, आप पीडीएफ मिला है ना सब लोगों को, अभी फोटो के फॉर्मेट में अभी भेजे हैं, जस्ट मिला या नहीं मिला बताइए। यस सर, मिला। मिला ना, मिला है। ठीक है। उस पीडीएफ को आप लोग निकाल के देखिए, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, मैं समझा देता हूँ, उसमें मैंने लगाया नहीं है, फोटो नहीं खींचा था, मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। वो अच्छा टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं, बीपीएससी में भी अब पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको लिखा है। एक मिशन है, मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। दिव्यास्त्र मतलब कि दिव्य मतलब जानते हैं बहुत बड़ा, अस्त्र, यास्त्र मतलब अस्त्र, वही है मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है। इसका पहला मिसाइल जो है वो अग्नि 5, वैसे अग्नि तो उसी सीरीज का मिसाइल है, लेकिन इसके तहत जो है कि मोदी सरकार नाम देने में बहुत माहिर, आपको पता ही होगा। तो अग्नि 5 इसी से निकला है, ये डीआरडीओ ने बनाया है, तो आपको याद रखना है कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, हमारी रक्षा अनुसंधान केंद्र का, ये रक्षा मंत्रालय के तहत ही आता है, डीआरडीओ बनाया है। ये अग्नि 5 मिसाइल जो है कि कई सारे मिसाइलों के साथ लैस रहेगा। इसके बारे में मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि MIETRV टेक्नोलॉजी जो है, ये MIERV टेक्नोलॉजी क्या होता है बताइए, इसका फुल फॉर्म किसी को याद है आज? MIERV टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म याद है किन्हीं को? 3 दिन पहले पढ़ाए थे। मल्टीपल सही है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली हाँ टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ये है, उस दिन मैंने इसको समझा दिया गया था। इसमें जो है कि आज मैंने इस टॉपिक को फिर से इसलिए लाया है, इसमें एक नया चीज आया है कि इसके लॉन्चिंग सिस्टम में जो है कि कनेक्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। कनेक्टर टेक्निक का मतलब ये होता है कि कहीं पे एक जगह रखिए, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म लगाइए ट्रक के ऊपर, वो ट्रक रहता है, ट्रक में जो है कि चारों तरफ रहता है इस तरीके से, और इससे हम सीधा सीधा मतलब समझिए कि कनेक्टर टेक्निक जिस भी लॉन्च व्हीकल में स्टार्ट कर दिया जाता है वो पोर्टेबल हो जाता है, मतलब उसको आप ट्रक के माध्यम से कहीं ढो के ले जा भी सकते हैं, फिर चीन के सीमा पे भी 2 मिसाइल दाग सकते हैं, फिर वहां से ट्रक से ढो के ले जाइए पाकिस्तान के सीमा पर भी 2 मिसाइल दाग लीजिए। इसका रेंज काफी बड़ा है, 5000 किलोमीटर का ये रेंज है। आप समझ सकते हैं किधर से मारेंगे मिसाइल तो कहां तक जाएगा, और इसकी स्पीड इतनी तेज, आप सोच नहीं सकते हैं कि 29,000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 29,000 किलोमीटर ये चला जाएगा, ठीक है। ये कई सारे हथियार, अलग अलग तरीके के हथियार एक साथ जो है कि ये छोड़ सकता है, ये मिसाइल उसमें सक्षम है अग्नि 5। और 6 देश हैं, आपको देश का नाम मतलब कि पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। एक रूस है, ये पूछा जा सकता है, रूस है, यूएसए है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये 5 देश पहले से थे, ब्रिटेन है। उसके बाद जो है कि भारत अभी जो है कि इसमें छठा देश बना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 पहले से था, भारत जो है कि ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला छठा देश बन गया है। और जो है कि ओपनहाइमर वगैरह को जो अवार्ड मिला है उसको एक दिन लिखा देंगे, आप लोग भी जो है कि उसको पढ़ लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, अभी दिया गया है। उसके बाद जो है कि ये क्या कहते हैं, जो HDI इंडेक्स आया है यूएन वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। और भी आज जो है कि कई सारा करंट अफेयर्स स्टार्टिंग में दानिश ने बताया, भी बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर थे। जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है, उन दोनों आयुक्तों का नाम
जो सीबीएसई में उसके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उनका नाम, ये सब वगैरह जो है कि आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। इससे फायदा ये होगा कि करंट अफेयर आपको पूरा पहले से ही तैयार रहेगा, और अब जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे जिस दिन, बहुत टेंशन नहीं रहेगा करंट अफेयर का। ठीक है, बच्चे लास्ट में परेशान रहते हैं, सर कुछ तो पीडीएफ मिल जाए, कौन सा करंट अफेयर पढ़े। पूरा 1 से 2 महीना तो वो करंट अफेयर पढ़ने में बर्बाद कर लेता है, और सब सब्जेक्ट का रिवीजन छूट जाता है, सिलेक्शन गया, काम खत्म। ठीक है।